हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं क्लास 10 का जो है एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका जो है पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जो है वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको जो है पहले देख लीजिए, तभी आगे समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने बात कर लिया था कि कार्बन जो है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है उसको पता करने के लिए पहले उस सबस्टांस को जलाते हैं। जलाने के बाद जो हमारे पास जो धुआं निकलता है, उस धुआं को जो है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पास करवाते हैं किससे, ठीक है, स्लैग्ड लाइम से। और स्लैग्ड लाइम से पास करवाने के बाद क्या होता है, ठीक है ना, कि अगर वो जो है मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हाँ, इसमें कार्बन अवेलेबल है, ठीक है। हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो होता है वो 0.02% होता है और एटमॉस्फेयर में होता है 0.03% और रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि कार्बन कंपाउंड क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, ये सारा बात हमने कर लिया था, ठीक है, ये सारा बात हमने कर लिया था, ठीक है। तो कल जो है हमने बात किया था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारा कहानी हो गया था, ठीक है। तो अब जो है आगे जो है, ठीक है, आगे जो है हम लोग बात करेंगे पहले आयोनिक बॉन्ड के बारे में, उसके बाद जो है हम लोग आएंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में, ठीक है। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग को दिखा दे रहा हूं S8 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? S8 का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। S8 का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए, कुछ जो है हमने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, H2 Cl2 O2 N2 CH4 HCl H2O, ठीक है। उसके बाद NH3, ठीक है, CO2 और S8। तो ये सारा हमने करवा दिया था, केवल S8 बाकी था। तो S8 का आज करवा देते हैं और जो है, ठीक है, ताकि जो है आपका जो NCERT में दिया हुआ S8 का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए। तो देखिए, जब भी जो है आपको S8 मतलब कि सल्फर का स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, आराम से। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। क्या होगा इसका EC? 2,8,6। तो मतलब क्या कि यहाँ पर जो है सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको 2 बॉन्ड और बनाने की जरूरत है। तो अगर आपको जो है सल्फर का जो है S8 का जो है अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से सल्फर 8 सल्फर लिखिए आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले आराम से क्या करो, इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो आराम से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, आराम से हमने लिख दिया, बना दिया यहाँ पर। और हम बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन को डॉट जो है डॉट से इंडिकेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर या तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, हमारे पास जितना भी सल्फर था, सब सल्फर के पास जो छोटो इलेक्ट्रॉन था, सारे 6 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, आराम से अरेंज कर दिया। अब देखिए, ये 8 करना चाहेगा तो 8 करने के लिए क्या उपाय है कि आप पहले जो है ना ऐसा कर दो, ठीक है, ये यहां से होते हुए ऐसे कर लेगा तो कितना हो गया इसका, 6 पहले से था, 2 और कर लिया, कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। यहां आ जाइए, ठीक है, 6 पहले से था, 2 और इसको दे दीजिए, कितना हो गया, 6 या 2 8। कितना हो गया, 6 या 2 8। इसके पास भी कितना था, पहले से 6 था इसके पास, 6 या 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा हमारे पास। फिर आगे क्या होगा, फिर से 6 पहले इसके पास था, 6 या 2 कितना हो गया, यहाँ से ये 8 हो गया। फिर यहाँ आ जाइए, इसके पास 6 पहले से था, 6 या 2 कितना हो गया, यहाँ से ये 8 हो गया। बाउंड्री देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। आराम से ऐसे लगाइए दिमाग, ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पर आ जाइए, कितना 6 पहले से था, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आगे और भी दिमाग लगाइए, कितना है,
6 और 2 8, तो पहले 6 था इसके पास, ठीक है, अब क्या हो गया 6 और 2 8 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो सबके पास कितना हो गया, आराम से जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, एस एस, ठीक है, एस 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 और एस, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड 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 और क्या, सिंगल बॉन्ड, बाकी यहां पर लोन पेयर रख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बन के आया ये हो गया आपका एसेट का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर 11 12 के बारे में बात करें तो वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा, वहां पर जो है अलग तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन शेप स्ट्रक्चर। क्राउन शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल मुकुट के जैसा देखने में स्ट्रक्चर लगता है एसेट का, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कोवैलेंट जो कंपाउंड था वो सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था सारा हमने कवर कर लिया, ठीक है। बाकी अभी जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग और बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो है आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है समझिएगा कि एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो, क्या हो, आयोनिक बॉन्ड हो। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, आयोनिक बॉन्ड हो, उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्या, आयोनिक कंपाउंड बोल देंगे। जिसमें आयोनिक बॉन्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, ठीक है ना, CuSO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, ठीक है, आयनिक बॉन्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सर आयोनिक जो है बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या है। तो आयोनिक बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जिसमें प्लस और माइनस के बीच में लगता है अट्रैक्शन। मतलब कि आयन के बीच में दो अपोजिट आयन है, एक प्लस है एक क्या है, माइनस है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उससे जो बॉन्ड बन के आता है उस बॉन्ड का नाम होता है क्या, आयोनिक बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें हम NaCl के बारे में, तो बताइए Na का एटॉमिक नंबर 11, 2 कॉमा कितना हो जाएगा, 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था 17, 2,8, कितना है 7। तब बोलिए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन ले करके या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या करता है वो, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करता है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 1, यहाँ कितना है 7। तो ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दूं और मैं स्टेबल हो जाऊं, और ये चाहता है क्या कि मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है, और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन ही रहा है। तो आराम से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक दिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया, आराम से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर जब ये दिया तो बन के आया हमारे पास Na+, जब लिया तो बन के आया Cl-, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो हमारे पास बन गया क्या, NaCl। क्या बन गया, NaCl, ठीक है। अब हमारे पास जो है और भी कंपाउंड इस तरह का है, जैसे हमारे पास हो गया CaCl2। तो बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,8,2। क्लोरीन हमारे पास है, एटॉमिक नंबर कितना होगा 17, 2,8, कितना हो जाएगा 7। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसको एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन लेकिन देना है इसको 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ऐसा क्या होगा, एक एटम और आएगा और दोनों मिल करके जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम ने क्या किया, क्लोरीन को दे दिया एक जो है इलेक्ट्रॉन और एक इसने दे दिया। तो उस कंडीशन में हमारे पास बन के आ गया क्या, Ca पर +2 चार्ज, Cl-, अब इन दोनों के बीच में हो गया अट्रैक्शन, तो हमारे पास बन के आ गया CaCl2। CaCl2 आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का जो है आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए कैसे क्या हुआ इसमें। तो देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम क्या है, ठीक है, हमारे पास जो है क्या है, कैल्शियम है, ठीक है, हमारे पास जो है कैल्शियम है, ठीक है, हमारे पास जो है कैल्शियम है। अब कैल्शियम के बारे में अगर बात करें हम, ठीक है, स्विच वहां ऑन कर दो।
अगर हम जो है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम जो है, ठीक है, कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी बताइए। कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 20 है। कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। तो बताइए इसका EC क्या होगा, 2,8,8, कितना 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, 2, कितना हो गया 6, ठीक है। अच्छा बताइए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो आराम से हो सकता है यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आ गया +2 चार्ज, यहाँ पर आ गया -2 चार्ज। अब इन दोनों में ट्रिक्शन होगा और ये हमारे पास में आ गया क्या, CaO, ठीक है। तो ऐसा अगर हमारे पास देखने को मिले तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लेने देने से जो बॉन्ड बन के आता है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। और वैसे कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभी ये आता है बात डिफरेंस का कि आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। देखिए, आयोनिक कंपाउंड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है NaCl, नमक जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। वो क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है जो हम लोग नमक खाते हैं। इसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट या तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। किसको, NaCl को, ठीक है। अच्छा, अब एक जो है कोवैलेंट कंपाउंड का अगर एग्जांपल दिया जाए तो कोवैलेंट कंपाउंड का जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वाटर जो है आइस के फॉर्म में भी रहता है, वेपर के फॉर्म में भी रहता है और लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है, ठीक है। तो अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड क्या, कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग जो क्या कर रहे हैं बात, ठीक है, डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, आयोनिक कंपाउंड हमेशा होता है कौन सा फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और ये हो सकता है सॉलिड के फॉर्म में या तो लिक्विड के फॉर्म में या तो गैस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। अच्छा, नंबर 2 है ना, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना उसके बीच लगता है क्या, स्ट्रॉन्ग क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज वाला फोर्स होता है ना, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है। लेकिन भाई आप लोग देख लो एग्जाम्पल देख लो, पानी बेचारा जो है ऐसी भी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। बर्फ भी बना दिया जाए तो तुरंत पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, काफी लो देखने को मिलता है, काफी कम देखने को मिलता है। अगर तीसरा डिफरेंस के बारे में बात करें तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो वाटर में घुल जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं मतलब घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा तो पानी में घुल भी सकता है, नहीं भी घुल सकता है। जैसे हमारे पास जो है केरोसिन तेल है, डीजल ऑयल है, तो ये सारे क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, ये सब पानी में डिजोल्व होता नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर यह जो है कोवैलेंट सॉल्वेंट में आराम से जो है यह डिजोल्व हो जाता है, मतलब कि जैसा रहता है वैसा में डिजोल्व होता है, ठीक है। पानी में सब डिजोल्व होता नहीं है। नंबर 4 आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन टाइप का होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है जल्दी बताइए, जिसका ज्योमेट्री क्या रहे, फिक्स रहे। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 5, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, ठीक है, जब वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, नमक जो सॉलिड के फॉर्म में रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बहाता नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, यह इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बैड कंडक्टर होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे पास जो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं
हैं कि ये डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास कुछ सिमिलरिटी हो गई। अगर मान लिया आयनिक कंपाउंड का जो है प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोले और कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोले तो हम लोग अलग अलग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यह सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, नंबर अगर 6 के बारे में बात करें तो अगर जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में इसको डाल दिया जाए तो इसका आयन क्या होता है, आराम से टूट जाता है। तो आराम से ये क्या होता है, करंट को आराम से बहा पाता है, तो ये होता है गुड कंडक्टर। लेकिन इसमें ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे पास जो है, ठीक है ना, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, या कुछ प्रॉपर्टी के रूप में आप याद कर लो। ठीक है, कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, या पानी में आराम से घुल जाता है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, या सॉलिड के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और ये क्या होता है, जैसे ही पानी में डालते हैं तो उसके वो अपने आयन में टूट जाते हैं और आराम से करंट को बहा लेते हैं। अगर कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो ये सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। ठीक है, यह जो है कोवेलेंट सॉल्वेंट में आराम से डिजोल्व हो जाते हैं, या क्रिस्टलाइन सॉलिड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, और ये पूरा मतलब किसी भी केस में ये बैड कंडक्टर ही होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये काफी सॉफ्ट होंगे, ये काफी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड के साथ साथ क्या होगा, ब्रिटल भी होगा, मतलब हथौड़ा से मारने पर क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे NaCl नमक को हथौड़े से मारते तो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कहानी हो गया। तो ये हमारे पास जो अभी देखने को मिला ये है कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी और आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी। डिफरेंस की तरह अपना दिखना है तो देख लीजिए, और अपना देख लीजिए कौन सा पॉइंट आप लिखोगे और कौन सा पॉइंट आप नहीं लिखोगे। तो ये इतना सारा जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एनसीईआरटी से हमने एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो है क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप्स, कार्बन का एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब कार्बन का एलोट्रॉप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला बात आता है कि एलोट्रॉप्स होता क्या है। एलोट्रॉप्स होता क्या है, तो देखिए एलोट्रॉप्स क्या है समझिएगा। यहां पर एलोट्रॉप्स क्या है, ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या है समझिएगा। एलोट्रॉप्स क्या है समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जैसे कार्बन है तो कार्बन हमने बताया था ये फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में क्या था, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोल, चारकोल। ठीक है, कार्बन ब्लैक, ये सब था हमारे पास क्या, प्योर फॉर्म था। ठीक है, तो अगर जो है हम बात करें यहाँ पर तो कार्बन क्या होता है ना कि अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो उसका जो रूप जो होता है, ठीक है, फॉर्म जो होता है उसी को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि ऊपर से देखने में क्या लगेगा, अलग अलग, लेकिन अंदर में रहता है बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे डायमंड है तो डायमंड बना हुआ है कार्बन का, लेकिन डायमंड जो है देखने में ऊपर से अलग तरह का लगता है। लेकिन वही ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट भी बना हुआ है कार्बन का, लेकिन ग्रेफाइट आप लोग देखेंगे पेंसिल के बीच में रहता है, तो वो बना होता है कैसा, कुछ काला जैसा मटेरियल होता है। ठीक है, तो दोनों बना हुआ है कार्बन का, लेकिन दोनों ऊपर से देखने में लगता है अलग अलग। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है। तो अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज एलोट्रॉप्स, तो बोलिएगा कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। और जिस है ना एलिमेंट का जिस फॉर्म में जो है ये दिखाई पड़ता है, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हो क्या, कि द फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इज कॉल्ड क्या, एलोट्रॉप्स, एंड दिस है ना प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या, एलोट्रॉपी। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन का जो है एलोट्रॉप्स दो तरह का होता है, एक का नाम है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और एक का नाम है अमोर्फस एलोट्रॉप्स। तो आप लोग को ऐसे नहीं याद करना है, डायरेक्ट याद करना है क्या, कि कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है। ठीक है, कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट और क्या, फ्लोरीन। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है, यही 3 जो है हमारे पास क्या है, एलोट्रॉप्स है। और ध्यान रखना ये तीनों के तीनों क्या है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है। लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं बोला गया है कि आप क्रिस्टलाइन वाला बताओ, लेकिन हम लोग को पढ़ना यही है, इसलिए हम लोग चिंता ना करेंगे और डायरेक्ट डायमंड के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए, तो हमने लिखा दिया है कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहे डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहे सेम, इज कॉल्ड क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी। इसका 3 जो है हमारे पास एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और क्या फ्लोरीन। डायमंड क्या है समझिएगा, डायमंड का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ना तो ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आप जो है 4 जो है आराम से बना दो बॉन्ड। ध्यान रखना है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वो हो सकता है कि एक सिंगल रहे, हो सकता है एक डबल रहे, हो सकता है 2 डबल रहे, और हो सकता है 3 हो सकता है कि एक ट्रिपल रहे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ कार्बन है और कार्बन से हमारे पास कितना बॉन्ड निकला हुआ है, कितना बॉन्ड बना हुआ है, 4 बॉन्ड बना हुआ है। अब ये 4 बॉन्ड बना हुआ है तो अब यहाँ आ गया, तो यहाँ पर अभी हमारे पास कार्बन है, ऐसे भी यहाँ पर फिर से क्या कर दो आप 4 बॉन्ड बना दो। तो ऐसी ऐसी जो है आगे बढ़ते चलो, तो जो हमारे पास बन के आएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगा यही हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, डायमंड का स्ट्रक्चर। आप इसी तरह से आगे बढ़ाते चलो, ठीक है, और डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह से आपके पास बन के आता दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे जो बन के आ गए तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखना है, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सबस्टांस है, सबसे अधिक जो है कठोर सबस्टांस है। यह क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है, और यह करंट को बहा नहीं पाता है, इसलिए बोलते हैं यह बैड कंडक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे पास यही 3 पॉइंट दिया गया है। डायमंड के और बारे में बात करोगे तो ये काफी चमकीला होता है, यह एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, इसका शेप टेट्राहाइड्रल होता है। क्या होता है, शेप टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है ना। तो ये सारा बात हो गया, ठीक है। इसका यूज के बारे में बात करेंगे तो इसका यूज क्या होगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग जो है ज्वेलरी बनाने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। हम लोग जो है जो घरों में टाइल्स लगता है, मार्बल लगता है, मार्बल जो लगता है उसको काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसी डायमंड का जो है यूज करते हैं, है ना। ग्लास काटने के लिए हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। बहुत सारे हार्ड सरफेस को काटने के लिए हम लोग डायमंड का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कहानी हो गया, ठीक है। तो डायमंड क्या है, डायमंड जो है कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है जो 3D फिगर है, ठीक है। यह काफी हार्ड होता है, ठीक है। यह एक नॉन मेटल है, यह करंट को ना बहा पाता है, ना तो हीट को जो है ट्रांसफर कर पाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आप लोग देखेंगे, ग्रेफाइट कैसा रहता है भाई, ग्रेफाइट रहता है हमारे पास कैसा, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे पेंसिल के बीच में जो काला सा जो रॉड होता है, ठीक है, वो होता है ग्रेफाइट का बना हुआ, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही है ना स्मूथ और स्लिपरी सबस्टांस है। आप लोग देखना कभी कि अगर जो है आपको जो है कभी हाथ में लग गया हो क्या ग्रेफाइट, ठीक है, और हाथ में लग गया होगा तो आप उसको इस तरह से करोगे ना तो क्या होगा, वो स्मूथ रहेगा। तो स्मूथ क्यों होता है आगे हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये काफी स्मूथ होता है और स्लिपरी सबस्टांस है। ये भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अगर इसका जो है हम डायग्राम बनाना चाहेंगे ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। तो पहले आप जो है इस तरह से पहला लेयर बना लो, ठीक, पहले आराम से इस तरह से पहला लेयर बना लो, ठीक है ना। पहला लेयर आराम से बनाओ, ऐसे बन के आगे हमारे पास पहला लेयर, ये पहला लेयर हो गया, ठीक है ना। अगला लेयर इस तरह से बना दो, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ग्रेफाइट का क्या, सेकेंड लेयर। क्या हो गया, सेकेंड लेयर। तो अभी हम ऐसे बनाए हैं, इसको और आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आप चाहो तो इसको और आगे एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे इसी तरह से आप एक्सटेंड करते चलो, ठीक है, ऐसे करते चलो, बस हेक्सागन बनता चलेगा। क्या होगा, हेक्सागन बनते चलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 लेयर है, ठीक है, एक लेयर और क्या 2 लेयर। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन आया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है और एक बॉन्ड इधर बनाया है। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, 3 ही बॉन्ड दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 तो इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन एक बाकी है। तो अब एक जो है मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ठीक है। अब ये दोनों लेयर है तो ऐसे आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे बॉन्ड बनावे या तो इसके ऊपर एक में और लेयर रहेगा उससे बनावे। तो इस कारण से क्या होता है ना कि ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, और वीक पड़ जाने के कारण क्या होता है ना
कि आराम से एक दूसरे के ऊपर में सरकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है काफ़ी स्लिपरी नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दो लेयर के बीच में काफ़ी कमजोर फोर्स, जिसका नाम होता है क्या, वीक वंडरवाल फोर्स लगता है। इस कारण से एक दूसरे के ऊपर में सरकता है। तो ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आप क्या करो, इस तरह से इसको जोड़ दो। मतलब क्या कि अगर यहाँ वाला है तो यहाँ वाला यहाँ जोड़ दो, यहाँ वाला यहाँ जोड़ दो, यहाँ वाला यहाँ जोड़ दो। इस तरह से हमारे पास ग्रेफाइट जो है बन करके आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये काफी स्मूथ होता है, ये काफी स्लिपरी नेचर का होता है, यह नॉन मेटल है, यह करंट का जो है फ्लो करवा पाता है आराम से, क्योंकि यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है, वो तो हल्का सा मूव कर सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेफाइट जो है एक अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल है। क्या है, एग्जाम में आपका आता है कि एक ऐसा नॉन मेटल का एग्जाम्पल दीजिए जो करंट को आराम से बहा सके, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। अच्छा, इसका यूज के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका यूज कहाँ आता है, इसका यूज आता है पेंसिल बनाने में, इसका यूज होता है लुब्रिकेंट बनाने के लिए। ठीक है ना, लुब्रिकेंट बनाने के लिए। तो आप लोग देखते हो बैटरी के बीच में जो है एक काला सा रॉड लगा रहता है। आप लोग कहीं बैटरी फोड़िएगा, ठीक है, कौन सा बैटरी, जो हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, निप्पो वाला बैटरी, जो हम लोग रिमोट में बैटरी यूज करते हैं, उसको फोड़िएगा तो कभी भी आप फोड़िएगा तो उसको देखिएगा आप उसमें, ठीक है, कि उसके अंदर जो एक काला सा रॉड है, वो काला सा जो रॉड होता है ना, वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। तो ग्रेफाइट का यूज हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, ठीक है, पेंसिल बनाने के लिए, ठीक है, लुब्रिकेंट बनाने के लिए, इन सारे जगह यूज करते हैं। और फ्लोरीन के बारे में हम लोग को विशेष कुछ पढ़ना उड़ना है नहीं। इसका शेप जो होता है एक फुटबॉल के जैसा होता है। क्या होता है, फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक है, एकदम फुटबॉल जैसा रहता है ना, वैसा ही रहता है, लेकिन ये केज मतलब जाली टाइप पर बना हुआ रहता है। तो ये क्या है, इसका शेप हो गया। तो फुटबॉल, ये जो आपका फुटबॉल जैसा जो शेप होता है वही होता है कौन, फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन जो है फ्लोरीन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसका पूरा नाम क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन जो ही उन्होंने ही जो है इस इलेक्ट्रोड्स का खोज किया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन या तो फ्लोरीन। ठीक है, तो इतना तक हमने देख लिया। ठीक है, इतना तक हमने देख लिया। अब आगे वाला क्लास में जो है, ठीक है, आगे वाला क्लास में बात करेंगे कि कार्बन जो है इतना अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों कर पाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है जो देखा है उसको मैं एक फटाफट जो है रिवीजन दे देता हूं, ताकि आप लोग जो है ढंग से इसको समझ सको। ठीक है, तो हमने बताया था एसिड का स्ट्रक्चर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, बाकी एक क्राउन स्ट्रक्चर भी इसका होता है। उसके बाद हमारे पास आयनिक कंपाउंड था, इसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा था। कुछ एग्जांपल हमने दिया। आयनिक बॉन्ड वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो है बॉन्ड बनता है, या तो आयन के बीच लगने वाला फोर्स के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, हमने CaCl2 का स्ट्रक्चर दिखाया बना करके, ठीक है, CaO का दिखाया। ठीक है, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में हमने डिफरेंस दिखाया, या तो इसका प्रॉपर्टी हमने बताया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉप्स के बारे में बात किया, इलेक्ट्रॉपिक के बारे में बात किया। ठीक है, फिर कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स के बारे में हमने बात किया, है ना, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में हमने बात कर लिया। अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कार्बन आखिर इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर पाता है। थैंक यू।